हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल है, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम शानदार तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, बारी बारी से करके हम हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपको करवा रहे हैं। सबसे पहले हम साइंस का करवाए, फिर मैथ का हुआ, फिर आज हिंदी का हुआ और अभी प्यारे बच्चे हम सोशल साइंस का करवाने वाले हैं। यानी आज सोशल साइंस का मॉडल पेपर होने वाला है। तो फिर प्यारे बच्चों, देर किस बात की, सोशल साइंस का मॉडल पेपर आज करवाते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से करवाते हैं। लेकिन सोशल साइंस का मॉडल पेपर हम करवाएं उससे पहले इस बार का क्वेश्चन पेपर आपको चकित कर सकता है प्यारे बच्चों। बाकी सारे सब्जेक्ट का तो क्वेश्चन पेपर हम लोग देखते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत है। इसलिए अभी हम आपको सतर्क कर रहे हैं, सतर्क हो जाइए। सोशल साइंस में दिक्कत है। कहिएगा सर क्या दिक्कत है, पूरा विस्तार से बताएंगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहले आप लोग ना एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे अभी तक सेशन को शेयर नहीं किए हैं तो भाई जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम शानदार तरीके से आज की इस क्लास को हम लोग पूरा कर सकें। तो चलिए सब लोग तैयार हो जाइए आज के सेशन के लिए। प्यारे बच्चों, जितने बच्चे अभी लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, एक बार सब मिल करके क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। जितने भी बच्चे अभी सेशन में जुड़े हुए हैं, एक बार जल्दी से ना सब लोग मिल करके क्लास को एक बार लाइक भी कर दीजिए। चलो बाबू, आज हम एकदम तहलका मचा देते हैं। सोशल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है, सोशल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है उसे आज हम एकदम अच्छे तरीके से बताने वाले हैं, ठीक है ना। सोशल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है उसे आज हम एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व कराने वाले हैं। तो सब बच्चे तैयार हैं? यस। तो चलिए प्यारे बच्चे, अब हम आपको सबसे पहले इसका एनालिसिस बताते हैं। जिस तरीके से 80 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जाता था, इस बार भी 80 क्वेश्चन ही पूछ रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके चैप्टर के अंदर से निचोड़ करके, खींच करके निकाल रहा है। चैप्टर के मतलब चैप्टर जब पढ़ाते हैं तो किताब के चैप्टर के अंदर में जो लाइन दिया हुआ रहता है ना, उस लाइन में से निचोड़ करके इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें डाल दिया है। तो समझ लो बाबू कि अगर लाइन में से निचोड़ करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला है तो जरूर आप लोग फंसने वाले हैं। और इसलिए हम सोशल साइंस का जब क्वेश्चन पेपर देखे तो हमको याद आ गया 2022-23 का, खास करके 2023 का, क्योंकि 2023 परीक्षा में ऐसा ही मॉडल पेपर आया था और सेम टू सेम क्वेश्चन में बच्चों को रोवा दिया था। जब बच्चे एग्जाम देकर के निकले थे 2023 के दूसरी सिटिंग में, तो बच्चे रोते हुए, कराहते हुए निकले थे कि सर जी क्वेश्चन ने तो जान मार दिया, बड़ा हार्ड क्वेश्चन है सर जी। तो वो क्वेश्चन इस बार भी कहीं तो रिपीट नहीं होने वाला है, कहीं इस बार भी सोशल साइंस का क्वेश्चन एकदम कठिन तो नहीं आने वाला है। ये आपको देखने वाली बात होगी, ठीक है ना। ये आपको समझना होगा कि कहीं इस बार भी तो क्वेश्चन आपको चकित नहीं करेगा। प्यारे बच्चों, सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर हमें लगता है कि बाकी सब सब्जेक्ट की अपेक्षा थोड़ा कठिन आया है, लेकिन ज्यादा भी नहीं है कि हम लोग बना नहीं सकते हैं। 40 क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होगा। आइए ना आपके सामने देख लेते हैं। अरे कितनों कठिन देगा तो 80 में 40 तो एकदम लड़ ही जाएगा। आखिर इतना मेहनत करके अगर हम क्रैश कोर्स करवाए हैं, इतना मेहनत करके अगर किताब लिखे हैं, तो किताब में से 80 में 40 क्वेश्चन लड़ना तो आम बात है। आइए प्यारे बच्चों, एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे। और जो बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं वह सभी बच्चे एक बार जल्दी से जल्दी क्रैश कोर्स में जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। जो भी बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं ना, तो बाबू फटाफट से आप लोग क्रैश कोर्स में जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए, सब लोग तैयार हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर सब लोग तैयार हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और प्यारे बच्चों सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर। यह है आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। और सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर में भी आप लोगों को 2 घंटा 45 मिनट का समय मिलता है। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आया है। हमारे पास जो बचा हुआ 2 महीना है, इस 2 महीना में हम लोग मॉडल पेपर के तर्ज पर ही क्वेश्चन बनाने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव। लीजिए भाई, 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन का जवाब देना है और 40 क्वेश्चन अगर बना दिए तो आपको 40 नंबर मिलेगा।
क्वेश्चन ज्यादा टफ भी नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है। अगर आप लोग थोड़ा सा घुमा करके सोच सकते हैं तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं लगेगा। कहिएगा सर कैसे? जैसे देखिए, कह रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में किसे शामिल करते हैं। प्यारे बच्चे, हम आपको सिंपल पढ़ाए हैं कि द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है, यही ना बताए हैं। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र को, और तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है सेवा क्षेत्र को। हम आप लोगों को यही पढ़ाए हैं। लेकिन जरा आप यहां पर इस चीज को ध्यान से देखेंगे कि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में कौन ये किसे शामिल करते हैं। यानी कि 4 ऑप्शन में औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन आता है। विनिर्माण बिल्कुल औद्योगिक क्षेत्र में आता है, निर्माण कार्य ये भी औद्योगिक क्षेत्र में आता है, बिजली उत्पादन ये भी औद्योगिक क्षेत्र में आता है। तो बउआ जवाब होगा इनमें से सभी। बस यही घुमाया है, सीधे सीधे ये नहीं दिया है कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, सीधे सीधे ये नहीं दिया है कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया है। तो बउआ सोशल साइंस में हम आपको सतर्क करना चाहते हैं। बाकी सब्जेक्ट में तो हम आपको निफिक्र कर दिए, लेकिन सोशल साइंस में थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, थोड़ा सा गहराई में जाकर के तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है ना? देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये वाला तो सेम टू सेम क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, ये हमारे बुक में भी आपको मिल जाएगा कि भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है। तो बाबू ध्यान रखिएगा, कार्यशील जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आज भी कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है, और कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। यानी दूसरा का ए नंबर ऑप्शन तो अभी भी सही है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ब्रुटलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में किससे है। तो ब्रुटलैंड आयोग का संबंध जो है वो सतत विकास से होता है। आपको बताया था ना, ब्रुटलैंड आयोग का संबंध किससे है। बउआ जवाब होगा सतत विकास से, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। तीसरा का डी ऑप्शन सही होगा। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था। यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल बनाने के लिए एक संस्था बना जिसका नाम पड़ा राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। प्यारे बच्चों, योजना आयोग और नीति आयोग ये दोनों लगभग एक ही चीज है। पहले योजना आयोग नाम था, 5 साल का प्लानिंग बनाता था जिसको पंचवर्षीय योजना कहते थे, और इसी का नाम बदल करके 2015 में कर दिया गया नीति आयोग। ठीक है ना? तो जवाब होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। आइए प्यारे बच्चों, चौथा के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई। किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई। भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास, जो पहला बार मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आया, उसमें किसकी उपभोक्ता व्यय में वृद्धि हुई। तो भाई ग्रामीण जनता का, किसान का और नगरीय जनता का, सभी का क्या हुआ, उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुआ। जब देखो, जब मानव विकास रिपोर्ट बनता है तो वो पूरे देश का बनता है और उसमें सब लोगों का देखा जाता है कि मानव कितना विकास किया है। तो उसमें प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 5वां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। बताओ बाबू, इसमें से कृषि आधारित उद्योग कौन सा है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, कृषि आधारित उद्योग कौन है। चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग है क्योंकि गन्ना पर निर्भर है। सूती वस्त्र उद्योग कपास पर निर्भर है, यह कृषि आधारित उद्योग है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। यानी कि जवाब होगा इनमें से सभी, यानी कि प्यारे बच्चों हमारा डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जो भी बच्चे डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन, प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं। कह रहा है कि प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय में हम लोग किसे शामिल करते हैं, ध्यान रखिएगा, उपभोग व्यय को और विनियोग व्यय को, दोनों को शामिल करते हैं, यानी कि ए और बी दोनों। 7वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आइए प्यारे बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया गया है।
बताओ बाबू, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में ध्यान रखिएगा, अंतिम वस्तुओं का मूल्य, उत्पादित अंतिम सेवाओं का मूल्य, कच्चे माल की कीमत को नहीं गिनती किया जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में कच्चे माल की कीमत को गिनती नहीं होता है, यानी कि जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए 8वां के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? वाणिज्यिक बैंक कौन नहीं बाबू? 9वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग। तो भारतीय रिजर्व, अच्छा वाणिज्यिक बैंक मतलब होता है व्यावसायिक बैंक। तो व्यावसायिक बैंक में आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहां जाकर के आप लोग काम करते हो वो तो है ही है, पंजाब नेशनल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ये वाणिज्यिक बैंक नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंक का हेड है, ठीक है ना, ये समझिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह सभी बैंकों का हेड है, इसलिए यह वाणिज्यिक बैंक में नहीं आएगा। तो बउआ जवाब कौन वाला रखना है आपको? जवाब याद रखना है आप लोगों को ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 9वां के बाद 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्या कह रहा है? सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ? सहकारिता के संचालन का दायित्व, तो सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकार को मिला कब? 1919 ईस्वी में, यानी कि 10वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन है। ये शुरुआत में जितना भी क्वेश्चन है ना सब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, यानी अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताइए, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? आप लोग याद करिए, गरीबी का कुचक्र बताए थे कि जो लोग गरीब है वो गरीब होते चला जा रहा है, और जो लोग अमीर है वो क्या अमीर होते चला जा रहा है। बताए थे कि नहीं बताए थे बाबू? क्या कमेंट आप लोग काहे नहीं बता रहे हैं? जो लोग गरीब है वो और गरीब होते जा रहा है, और जो लोग अमीर है वो और अमीर होते जा रहा है, ठीक है ना। ये आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आइए 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो इसका बता दिया ना। अच्छा, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया था? रैगनर नर्क्स ने दिया था। रैगनर नर्क्स ने ही कहा था ना कि जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहा है, और जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहा है। आगे बता दीजिए 11 के बाद 12 नंबर, कह रहा इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है? ब्याज किसका पारिश्रमिक है? तो पूंजी जो है वो ब्याज के रूप में बढ़ता है। अगर आपके पास पूंजी है, पूंजी को कहीं इन्वेस्ट कर दिए, पूंजी को किसी को दे दिए, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ब्याज के रूप में बढ़ेगा, यानी कि बउआ जवाब क्या हो जाएगा? पूंजी। पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है? ब्याज होता है, ठीक है ना। पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है? ब्याज होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू 13 नंबर। 13 नंबर क्या कह रहा है? केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? जल्दी जल्दी से जवाब बता दीजिए। लीजिए भाई, 2 ऑप्शन ऊपर है, 2 ऑप्शन नीचे है, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? जवाब क्या होगा बाबू? केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वो जिला स्तर पर कार्य करता है। केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करता है। 13 का बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर हुआ यहां तक? 13 का बी नंबर ऑप्शन क्लियर, एकदम याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर, एकदम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन का हुआ भाई, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम लोग प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसी को कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसका सदस्य भारत कब बना था? याद रखिएगा 1995 में भारत WTO का सदस्य बना, यानी विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। याद रहेगा, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 1995 में, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय फोरम के आदेश के असंतुष्ट उपभोक्ता कितनों दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं? मतलब अगर कोई राष्ट्रीय फोरम में अपना शिकायत दर्ज किए हैं, लेकिन अगर वहां से वो संतुष्ट नहीं है, तो कितने दिन के अंदर वो उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? तो जवाब होगा 1 महीना के अंदर, यानी कि 30 डेज, 30 दिन के अंदर वो उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। क्लियर हुआ बाबू? बताओ जल्दी से, क्लियर ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, मेजनी का संबंध किस दल से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से भी है। यंग यूरोप का स्थापना भी मेजनी किया था, और यंग इटली का भी स्थापना मेजनी किया था। तो जवाब होगा 16 का डी ऑप्शन। ये सब क्वेश्चन तो कई बार बता चुके हैं, ठीक है ना। ठीक है बाबू। ये भाई लगता है कि पीछे हमारे सटवा में कुछ घुस गया है का, हलचल हलचल कर रहा है पीछे से। ठीक है, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है बाबू?
आगे बढ़ते हैं 16 के बाद 17 नंबर में। अब 17 नंबर क्या कह रहा है, कार्लसबाद आदेश किसने जारी किया? कह रहा है कार्लसबाद आदेश जो है वह किसने जारी किया था? तो कार्लसबाद आदेश जारी करने वाला कौन था पता है? मेटरनिक था। मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था ना, मेटरनिक, वही कार्लसबाद आदेश जारी किया था। यानी कि 17 का डी ऑप्शन। प्यारे बच्चों 17 का डी ऑप्शन जो बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब एकदम सही है। जो बच्चे 17 का डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब एकदम सही है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साम्यवादी शासन पहली बार कहां अपनाया गया? 18 नंबर है, साम्यवादी शासन पहली बार कहां अपनाया गया था? बताओ बाबू। रूस में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, चीन में? 18 का जवाब कौन सा होगा? साम्यवादी शासन पहली बार कहां अपनाया गया? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। जवाब होगा रूस में। 18 का ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। अगला बता दीजिए 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूस की मार्च क्रांति के बाद वहां किसके नेतृत्व में सरकार बनी? रूस में जब क्रांति हुआ तो उसके बाद किसके नेतृत्व में सरकार बना था? प्यारे बच्चों याद करो आप लोग, रूस में जब मार्च क्रांति हुई तो केरेंस्की के नेतृत्व में सरकार बना और फिर केरेंस्की को भी हटा करके लेनिन आ गया था। ठीक है ना। फिर बाद में केरेंस्की को भी हटा करके लेनिन आ गया, लेकिन केरेंस्की के नेतृत्व में ही शुरुआत में सरकार बना था। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चेका कैसा संगठन था? तो चेका एक गुप्त संगठन था, गुप्त पुलिस संगठन था चेका। याद रखिएगा 20 का ए ऑप्शन सही होगा। चेका जो है ना वह गुप्त पुलिस संगठन था बाबू। 20 का ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 20वां के बाद 21वां नंबर क्वेश्चन। 21वां नंबर क्वेश्चन, प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? सेम क्वेश्चन ये वाला भी हम बता चुके हैं। बहुत ज्यादा नहीं, जैसे 10-20% क्वेश्चन हार्ड दिया है, बाकी आपका 70-80% क्वेश्चन जो है वो एकदम आसान है। तो बताइए प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? जवाब होगा सेंट साइमन। सेंट साइमन जो है वो प्रथम यूटोपियन समाजवादी था। जवाब कौन सा होगा? जवाब होगा ए नंबर। 21 का ए नंबर ऑप्शन जो बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब एकदम सही है। क्लियर? अच्छा आप लोग बताओ क्वेश्चन कैसा लग रहा है? इजी लग रहा है कि मीडियम या हार्ड? किस टाइप का लग रहा है? आप लोग ना एक बार जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए कि जितना भी, जैसे अभी तक हम लोग 21 क्वेश्चन देखे हैं, यह 21 क्वेश्चन का क्या परफॉर्मेंस है? जल्दी से बताओ बाबू, 21 क्वेश्चन का क्या परफॉर्मेंस है? क्वेश्चन इजी लग रहा है, मीडियम या फिर हार्ड लग रहा है? एक बार जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए, जल्दी से बता दो बाबू। क्वेश्चन कैसा लग रहा है? इजी लग रहा है कि मीडियम लग रहा है या फिर हार्ड लग रहा है? मीडियम है, मतलब ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा लो है, यही ना? ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा इजी है, एकदम मीडियम रेंज का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्या कह रहा है बाबू? 22 नंबर कह रहा है, बाओ दाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? बाओ दाई की सरकार को अमेरिका का समर्थन मिला था। याद करिए, जब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम अलग हुआ तो उत्तरी वियतनाम का राजा बना था हो ची मिन्ह और दक्षिणी वियतनाम का शासक बना था बाओ दाई। तो बाओ दाई को अमेरिका का समर्थन मिला था, यानी जवाब होगा 22 का ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतरराष्ट्रीय आयोग का सदस्य निम्नलिखित में कौन नहीं था? जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन के लिए, मतलब जब जेनेवा समझौता हुआ तो उसके लिए देखभाल के लिए कौन आया था? किस देश को देखभाल के लिए रखा गया? तो भारत, कनाडा, पोलैंड तो था, चीन नहीं था, यानी कि 23 का बी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 23 का बी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं 23 के बाद 24 नंबर। 24 नंबर देख लेते हैं एक बार। 24 नंबर देख लेते हैं, स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया? स्वराज का लक्ष्य, तो प्यारे बच्चे स्वराज का जो लक्ष्य था वो किस कांग्रेस अधिवेशन में? जवाब होगा 24 का कांग्रेस का जो स्वराज का लक्ष्य था वो लाहौर अधिवेशन में प्रस्तावित हुआ था, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। लाहौर अधिवेशन में हुआ था, डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्लियर बाबू, एकदम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन, लेकिन 25वां नंबर से पहले ना एक बार हम 5वां नंबर क्वेश्चन को जरा देखना चाहेंगे। ठीक है, 25वां नंबर से पहले एक बार 5वां नंबर क्वेश्चन, इसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई थी? भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार किसकी व्यय क्षमता में वृद्धि हुई थी? अच्छा, यहां पर थोड़ा सा ना हमको समझना चाहिए
व्यय क्षमता की बात कर रहा है। व्यय मतलब होता है खर्चा, ठीक है ना। हम यहां पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए थे। भारत में प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई? तो अगर व्यय क्षमता पूछेगा तो सिर्फ नगरीय जनता होगा। व्यय क्षमता पूछेगा तो नगरीय जनता होगा। हमको लगा क्रय, तो जब क्रय की बात करेंगे तो सब हो जाएगा, लेकिन व्यय है तो सिर्फ नगरीय जनता होगा, यानी पांचवा का बी ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, 25वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। 25वां नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे हम लोगों को देखना है। 23 तक हम लोग पहुंच गए हैं। 25वां नंबर, चलिए लीजिए भाई। तिनकठिया जो व्यवस्था था उसको समाप्त करने की सिफारिश कौन किए थे? तिनकठिया व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश कौन किए थे? जल्दी से बताइए। तिनकठिया व्यवस्था जो किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, जो कि नील की खेती के लिए था। तो इस व्यवस्था को समाप्त करने का सिफारिश किए थे चंपारण एग्रेरियन समिति ने, ठीक है ना। फिर बाद में जाकर के गांधी जी वहां जाकर के क्या किए थे? आंदोलन किए थे। यही ना बताए थे कि फिर बाद में वहां गांधी जी गए और बाद में गांधी जी जाकर के वहां पर आंदोलन किए और तब जाकर के तिनकठिया प्रणाली समाप्त हुआ। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन हुआ था? प्यारे बच्चों आपको यह क्वेश्चन बता चुके हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन हुआ, यानी कि 26 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 27वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक 27। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जवाब होगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, याद रखिएगा। 27 के बाद 28वां नंबर क्वेश्चन जरा एक बार बता दीजिए। 28वां नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने है। 28वां नंबर क्वेश्चन, 1920 में मानवेंद्र नाथ राय, MN राय, याद रखिएगा, उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहां की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था ताशकंद में, यानी कि 28 का ए ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 28 का ए ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। 29 नंबर क्वेश्चन, वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? किस क्रांति में पहली बार वामपंथी शब्द का प्रयोग हुआ? तो फ्रांसीसी क्रांति में पहली बार वामपंथी शब्द का प्रयोग हुआ था, यानी 29 का बी ऑप्शन प्यारे बच्चों एकदम सही जवाब होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन, 30वां नंबर कह रहा है चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ? याद रखिएगा, चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए भाई। अच्छा एक बात आप लोग ध्यान रखना बाबू, सबसे पहले इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दिया है। अगर परीक्षा में आपका मन है कि हम नहीं इकोनॉमिक्स पहले ना बना करके हम पहले हिस्ट्री बनावे, तो आप डायरेक्ट हिस्ट्री वाले क्वेश्चन पे आइए, ठीक है ना। जितना नंबर क्वेश्चन से हिस्ट्री शुरू हुआ है वहां से डायरेक्ट आ जाइए, समझ में आया ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। बताइए तो पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? तो याद रखिएगा तुर्की के साथ कौन सा संधि हुआ था? एड्रियानोपुल की संधि। 31 का डी है? पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? तुर्की के साथ तो फ्रैंकफर्ट की संधि तो नहीं हुआ था, पेरिस की संधि भी नहीं हुआ था, सेवर्स की संधि नहीं, एड्रियानोपुल की संधि। यूनान जब तुर्की को गुलाम बनाए हुए था, नहीं जो तुर्की था वो यूनान को गुलाम बनाए हुए था, तो एड्रियानोपुल की संधि के तहत तो ही आजाद हुआ था यूनान, ठीक है ना। तो जवाब होगा 31 का डी ऑप्शन। पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि हुई? पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि। ऐसे एक बार हम चेक भी कर लेते हैं इसका, रुक जाओ भाई, एक बार हम ना चेक कर लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन भी है। पराजित तुर्की के साथ शेबरे की संधि, शेबरे की संधि दिखा रहा है, यानी कि शेबरे, शेवर्स की संधि। शेबरे की संधि
सेब्रे की संधि दिखा रहा है, ठीक है ना। तो अगर सेब्रे की संधि दिखाएगा तो फिर ए ऑप्शन यहां पर करना होगा, लेकिन हमें लग रहा है कि यूनान वाला में तो एड्रियानोपुल का संधि हुआ था जो कि 29 में हुआ था, लेकिन सेब्रेस की संधि दिखा रहा है। देख लेंगे बाद में इसको एक बार, लेकिन अभी तो गूगल पर सर्च किए तो यही वाला आया। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? 32 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए? तो 32 का जवाब हो जाएगा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ? प्यारे बच्चे, राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन जो हुआ था वो 1966 में हुआ था। इसको मंजूरी मिला था 1969 में, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 1968 हम लोग लिख सकते हैं, यानी 33 का डी नंबर ऑप्शन हम लोग लिख सकते हैं 1968, क्योंकि 1966 से 1969 के बीच में तो एक वो ही आ रहा है, 1968 ही आ रहा है, तो 1968 हम लोग लिख सकते हैं। आगे बता दीजिए 33 के बाद 34 नंबर। 34 नंबर कह रहा है अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? 34 नंबर बता दीजिए। अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना सिकंदर ने किया, यानी 34 का ए ऑप्शन सही होगा। अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना सिकंदर ने किया। चलिए 35 नंबर देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को किस दूसरे नाम से, किस अन्य नाम मतलब दूसरे नाम से जाना जाता है? तो जवाब होगा विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, यानी 35 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है बाबू 36 नंबर। क्या कह रहा है 36 नंबर? मार्टिन लूथर का जन्म कहां हुआ? 36 नंबर बता दीजिए। मार्टिन लूथर का जन्म, तो मार्टिन लूथर का जन्म जो हुआ वो जर्मनी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर, जरा बताइए। मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया? मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया था? तो जवाब होगा मुद्रणालय स्थापित करने के पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य किया लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, यानी कि 37 का डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा बाबू? 37 का डी, याद रहेगा। ठीक है बाबू, यहां तक समझ गए ना। मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया? जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेटिंग, ध्यान रखिएगा। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? 38 नंबर है कि मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? जवाब होगा मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का संपादन किए थे। मोतीलाल नेहरू किस समाचार पत्र का संपादन किए? जवाब होगा इंडिपेंडेंस, ध्यान रखिएगा। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन बताइए। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? मैसूर का शासक जो था टीपू सुल्तान, वह किस क्रांति से प्रभावित था? 39 नंबर क्वेश्चन। जवाब क्या होगा? टीपू सुल्तान जो था वह फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, यानी 39 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए 40 नंबर कह रहा है कि प्रोटेस्टेंट, ईसाइयों का जो धर्म है उसे दो भागों में बांटा गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो कह रहा है कि प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया गया? जवाब होगा मार्टिन लूथर को। मार्टिन लूथर को ही ये श्रेय दिया जाता है प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार का। ये प्यारे बच्चों 40 क्वेश्चन हो गया। परीक्षा में 80 में से 40 ही बनाना होता है, लेकिन अगर आप 40 में 40 नहीं बना पा रहे हैं तो 80 में 40 तो आप लोग जरूर बना लेंगे। प्यारे बच्चों, आप हमें यह बताइए, अगर ये 40 क्वेश्चन का हम तुलना करें तो आप 40 में से लगभग कितना क्वेश्चन बनाए होंगे? एकदम सही ईमानदारी से बताइएगा। तो आप ये 40 में से लगभग कितना क्वेश्चन बना लिए होंगे? बताओ बाबू।
आप 40 में से लगभग कितना क्वेश्चन बनाए होंगे एकदम सही सही अगर बताया जाए तो? हाँ, 40 में कितना? 25। अरे वाह क्या बात है, 25, 20, 31, बहुत बढ़िया जी। कम से कम 25-30 तो बना रहे हैं। यानी कि अगर 25 भी आप बना रहे हैं तो 80 में 50 यानी कि 40 तो बड़े आराम से बन जाएगा। 40 में तो नो डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किससे दिया जाता है? मार्टिन लूथर। ये तो हो गया। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 41 नंबर कह रहा है अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य कहां स्थित है? 41 नंबर क्वेश्चन 41 नंबर कह रहा है अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य। तो ये तमिलनाडु में है, ये दक्षिण भारत में पड़ता है, तमिलनाडु का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं बाबू। 42 नंबर क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होते हैं? जीवाश्म किसमें है? तो कोयला में जीवाश्म है। जीवाश्म किसमें हो जाएगा? कोयला में। बाबू 42 का सी ऑप्शन सही होगा। 42 का सी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 42 के बाद 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? कह रहा है कि तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? 43 नंबर क्वेश्चन। जवाब होगा तांबा खनन से कौन सा संबंध स्थान है? तांबा खनन में खेतड़ी। ध्यान रखिएगा खेतड़ी है, यानी 43 का सी ऑप्शन। आगे बताओ बाबू 44 नंबर क्वेश्चन। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र, तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है वो दामोदर घाटी में भी है, सोन घाटी में और गोदावरी घाटी में, तीनों में। जवाब होगा इनमें से सभी, यानी कि 44 का डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना? जो बच्चे 44 का डी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे बता दीजिए 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्या कह रहा है बाबू? निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल का उदाहरण है? नगदी फसल कौन है? तो गन्ना नगदी फसल है, रबड़ भी नगदी फसल है, मूंगफली। तो फिर जवाब होगा इनमें से सभी, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला नंबर बता दीजिए 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन। भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये तो चीनी मिल अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। चीनी मिल जो है वो अंग्रेजों के द्वारा, तो जवाब होगा ब्रिटिश के द्वारा। चीनी मिल किसके द्वारा शुरू किया गया? अंग्रेजों के द्वारा, तो जवाब होगा ब्रिटिश के द्वारा। 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन बताइए। इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? जवाब बताओ बाबू। आकस्मिक प्रबंधन का घटक 47 नंबर क्वेश्चन। आप लोग आपदा प्रबंधन पढ़े थे। आकस्मिक, जब कोई आपदा आता है तो कौन तुरंत बचाता है? स्थानीय प्रशासन बचाता है, स्थानीय लोग बचाते हैं, स्वयंसेवी संगठन। तो जवाब होगा इनमें से सभी, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। अगला बता दीजिए 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है? सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर है। 48 का बी ऑप्शन होगा। 48 का बी ऑप्शन होगा। चलिए 49वां नंबर क्वेश्चन बताइए। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में मानव जनित आपदा कौन है? 49वां नंबर। तो बाबू मानव जनित आपदा में आता है सांप्रदायिक दंगा, यानी 49 का ए ऑप्शन सही होगा। मानव जनित आपदा में सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे। 49 के बाद अब 50वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? 50वां नंबर क्वेश्चन बताइए। आपको बताए थे ना हम कि जहां पर भूकंप ज्यादा आता है वैसे जगह पर भवन की जो आकृति है वो कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। तो 50 का बी ऑप्शन सही होगा। 50 का बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बाबू 51 नंबर। कह रहा है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थित है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थित है? जवाब बताइए। तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है? गुजरात में है। तो 51 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन आप हमें बता दीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? बताओ बाबू, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? 52 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो भारतीय डाक विभाग का स्थापना हुआ था 1854 में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब एकदम सही है। आगे आप लोग बता दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन 53 नंबर। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल कितनी लंबाई है? भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको कि हम लोग जीटी रोड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? जीटी रोड। तो जीटी रोड की कुल लंबाई कितना है? 2320 किलोमीटर है, यानी 53 का सी ऑप्शन सही होगा।
53 का सी ऑप्शन, याद रखिएगा। 54 नंबर बता दीजिए बाबू, 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में किसकी हिस्सेदारी सबसे सर्वाधिक है? भारत के बिजली उत्पादन में हिस्सेदारी सबसे ज्यादा किसका है? तो बिजली उत्पादन में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जो है वो तापीय विद्युत का है, यानी 54 का डी ऑप्शन, 54 का डी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए 55 नंबर में आते हैं। 55 नंबर क्या कह रहा है? पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? पुराने जलोढ़ मिट्टी को, तो जो पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है उसको बांगर कहा जाता है, और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो बाबू पुराना जलोढ़ पूछ रहा है ना, तो बांगर हो जाएगा। 55 के बाद अब 56 नंबर में आ जाते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहां स्थापित हुआ था? तांबा गलाने का पहला कारखाना स्थापित हुआ था खेतड़ी में, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन, काजू की खेती के लिए कौन सा मिट्टी सबसे उपयुक्त है? काजू की खेती के लिए, तो काजू की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी जो है वो सबसे बढ़िया माना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैं केवल टारगेट बोर्ड से पढ़ता हूं और कहीं नहीं पढ़ता हूं, क्या मेरा अच्छा नंबर आ जाएगा? एकदम बेझिझक आ जाएगा, भरोसा रखिए, 100% आप एक एक क्वेश्चन बना करके आएंगे, ठीक है। चलिए 57 के बाद अब 58 नंबर में आ जाते हैं बाबू। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहां स्थित है? सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहां स्थित है? 58 नंबर क्वेश्चन, जवाब होगा झारखंड में है। प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहां स्थित है? झारखंड में। 58 का सी नंबर ऑप्शन एकदम सही है। अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं बाबू 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर में क्या कह रहा है? भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहां से प्राप्त होता है? भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहां से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा बाबा बुदन की पहाड़ियों से, यानी कि 59 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला बता दीजिए 60वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? भूक्षरण का कारण कौन है? तो बहुत तेज बरसात आता है तो भी मिट्टी का कटाव होता है, खनन से भी होता है, वनों की कटाई से भी, तो जवाब होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी ऐसे कारण हैं जिससे कि मिट्टी का कटाव होता है, भूक्षरण होता है। अगला बताइए, मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है? मोनाजाइट, तो मोनाजाइट किस राज्य में पाया जाता है? जवाब होगा केरला में, केरल में मोनाजाइट पाया जाता है। आगे बता दीजिए बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? भारत में सबसे ज्यादा सर्वाधिक भू आकृति, तो भारत में सर्वाधिक भू आकृति जो है वो मैदानी भाग है। पर्वत कम है, पठार कम है, पहाड़ी कम है, लेकिन मैदानी भाग सबसे ज्यादा है। 63 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 63 नंबर क्या कह रहा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का। बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है, यानी कि याद रखिएगा 63 का बी ऑप्शन क्या होगा? एकदम सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए 63 के बाद 64 नंबर। अब आप लोग, कांवर झील कहां है? कांवर झील, कांवर झील बेगूसराय में, सबको पता है, बिहार के बेगूसराय जिला में कांवर झील है। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में मैग्रोव्स मुख्यतः कहां पाया जाता है? भारत में मैग्रोव वन, तो मैग्रोव अंडमान मैग्रोव्स पाया जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, यानी कि 65 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए 66 नंबर। 66 नंबर क्या कह रहा है भाई? हाँ, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो बहुआ लोहा को, लोहा को कहा जाता है उद्योगों की जननी। 66 का डी ऑप्शन होगा। उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है? लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। 67 नंबर में आते हैं, कह रहा है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन 68 नंबर क्या कह रहा है? बिहार के किस जिला में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो नहर के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होता है रोहतास में। 68 का ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 69 नंबर। 69 नंबर कह रहा है पंचायत समिति का कार्यकाल। बाबू सिविक्स से क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस। पंचायत समिति हो, चाहे मुखिया हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, यानी कि 69 का सी ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? संवैधानिक संशोधन नंबर 74वां संविधान संशोधन में नगर निकाय बना था, तो यहां 70 का डी ऑप्शन सही होगा।
उसके बाद बाबू 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है। तो समवर्ती सूची आपको बताए थे ना कि एक होता है राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है, एक होता है केंद्र सूची जिसमें जो केंद्र सरकार है उसको बनाने का अधिकार होता है, और एक होता है समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिल करके, यानी कि 71 का सी ऑप्शन होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके कानून बनाती है, उसको कहते हैं समवर्ती सूची। आगे बता दीजिए 72 नंबर, ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है। 72 नंबर बताइए, ग्राम पंचायत में किसके लिए स्थान आरक्षित है। तो जवाब होगा इनमें से सभी के लिए स्थान आरक्षित है। आगे बता दीजिए 73 नंबर, 73 नंबर क्या कह रहा है बाबू, 73 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश केरल, तेलंगाना, मणिपुर नहीं है, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। 73 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, 74 कह रहा है पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। 74 नंबर बताइए, पंचायत समिति का प्रधान। तो पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, प्रमुख होता है। 74 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला 75 नंबर में आता है बाबू, 75 नंबर कह रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई। 2005 में। नेपाल में लोकतंत्र का वापसी कब हुआ था, 2005 में नेपाल में लोकतंत्र बना। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए 76 नंबर, कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद का गठन कम से कम 50,000 की जनसंख्या पर होता है। जिला परिषद का गठन ये कितनी जनसंख्या पर, 50,000 की जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है। 77 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 77 नंबर क्या कह रहा है, नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है। 77 नंबर क्वेश्चन, नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी नगर आयुक्त होता है, यानी 77 का सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। बाबू पहले भी आपको बता चुके हैं कि राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 78 के बाद 79 नंबर, बंबई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था। तो बंबई राज्य का विभाजन करके गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ, यानी कि जवाब होगा ए और बी दोनों। और उसके बाद सबसे लास्ट में बच गया 80 नंबर, 80 नंबर, ठीक है ना। 80 नंबर, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां है, ब्रुसेल्स में है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 80 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे कुल मिलाकर के आपका 80 क्वेश्चन हो गया। अब आप हमें बताइए कि 80 में से आपका कितना सही है और कितना गलत है, क्योंकि यही 80 क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाला है, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब हो सकता है कि 80 क्वेश्चन मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं, कोई अलग क्वेश्चन, लेकिन यही 80 क्वेश्चन आएगा। 80 से 81 नहीं होगा, 82 नहीं होगा, 80 क्वेश्चन ही आपके परीक्षा में आने वाला है। तो अगर ये 80 में से 40 सही करते हैं तो समझिए कि एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर 40 नहीं सही करेंगे तो बहुआ दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आप लोग अच्छे तरीके से, बाकी अब तो सिर्फ और सिर्फ बच गया है संस्कृत का। अब संस्कृत का ना सिर्फ बचा है, तो संस्कृत का देखेंगे, कल करवा देंगे। और कल से फिर हम लोग का जैसे सिलेबस चल रहा था, जैसे क्रैश कोर्स चल रहा था, वैसे क्रैश कोर्स भी चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अभी इसके बाद हमको 12वीं क्लास के हिंदी का करवाना है। 12वीं के हिंदी का मॉडल पेपर हम अभी तक नहीं करवाए हैं, तो अभी ना हम 7:30 बजे से 12वीं क्लास में हिंदी का मॉडल पेपर रखे हैं, तो बाबू 7:30 में वहां पर हम मिलेंगे, ठीक है ना, 12वीं क्लास में। तो फिलहाल 10th वालों को लगभग हम सारे विषय करवा चुके हैं, अब कोई विषय बचा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब कोई विषय नहीं बचा है, टोटल जितना भी विषय था हम सारा करवा दिए बाबू, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, तो आइए अब अच्छे तरीके से ठीक है बाबू।
तो अब हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो कल से हम सिलेबस और क्रैश कोर्स दोनों हम आपका स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो इंग्लिश का नहीं हुआ है, इंग्लिश का कल ही हो जाएगा, ठीक है ना, इंग्लिश का भी कल ही हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों हम आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से मन लगा करके पढ़िए, बिहार बोर्ड मॉडल पेपर भी जारी कर दिया है, सेंटअप एग्जाम भी हो गया है, अब आपके पास सिर्फ फाइनल बोर्ड एग्जाम ही बचा है और बीच में कुछ नहीं होने वाला है। तो अब आप लोग एकदम मन से पढ़िए। बिहार बोर्ड तो सेंटर भी चिन्हित कर दिया है कि सेंटर आप लोग का कहां कहां गया है, तो ये आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा, एडमिट कार्ड में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे अब आप लोग एकदम मन लगा करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।